अपन वेव्स के बेसिक्स के बारे में, है ना। वेव किसे कहते हैं, वेव कितने टाइप्स की होती है और वेव की इक्वेशन किस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है, मतलब कोई एक इक्वेशन दे दी अपने को, तो क्या ये वेव की इक्वेशन होगी, क्या वेव को रिप्रेजेंट करेगी, कुछ इस तक पहुंचने की अपन कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात समझिएगा, वेव, व्हाट इज वेव? वेव इज डिस्टर्बेंस। वेव इज डिस्टर्बेंस क्रिएटेड। वेव क्या है? वेव एक सिर्फ डिस्टर्बेंस है, ठीक है, जो किसी मीडियम में क्रिएट किया जाता है। ऐसा मान लीजिए मैंने एक रस्सी ली, ठीक बात है, एक रस्सी ली, सामने वाली दीवार पे उसको बांध दिया, टाई कर दिया और यहां से उस रस्सी को ऐसे एक बम क्रिएट कर दिया, तो वो बम कैसे जाएगा? ऐसे 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 जाएगा। ठीक बात है, ठीक। ये जो क्रिएट किया गया, रस्सी को ऐसे झटका दिया गया, मतलब उसमें मैंने डिस्टरबेंस क्रिएट किया। ठीक है, और वो डिस्टरबेंस आगे बढ़ा, वो डिस्टरबेंस आगे बढ़ा। ठीक है, मतलब डिस्टरबेंस क्रिएटेड, इसको बोलते हैं अपन वेव्स, है ना। तो वेव की डेफिनेशन क्या होगी? वेव इज डिस्टरबेंस क्रिएटेड। दूसरी बात, वेव इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब ये जो मैंने बम क्रिएट किया, ये अपने साथ क्या ले जा रहा है, ये अपने साथ क्या ले जा रहा है, ये क्या ट्रांसफर करता है, ये किस तरीके से अपने साथ क्या ले जा रहा है। तो उसके लिए ध्यान रखिएगा, वेव कैरीज एनर्जी। वेव कैरीज एनर्जी, मतलब जो डिस्टरबेंस क्रिएट किया गया वो एनर्जी को लेकर जा रहा है, वो एनर्जी को लेकर जा रहा है। ठीक बात है ना। तीसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, तीसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, वेव कैरीज एनर्जी विदाउट डिस्प्लेसिंग या विदाउट ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल, विदाउट ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल। विदाउट ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल का मतलब क्या हुआ? जो जैसे मान लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, रस्सी है, रस्सी को मैंने ऐसे जंप किया, तो ये वेव यहां पर एक डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ। ओके, मान लीजिए इस डिस्टरबेंस पर मैंने एक लाल निशान लगा दिया, इस डिस्टरबेंस पर मैंने एक लाल निशान लगा दिया, तो आप सोच के देखें, ये बम यहां पर था, थोड़ी देर बाद यहां पर पहुंचा, थोड़ी देर बाद यहां पर पहुंचा, तो क्या वो लाल निशान भी साथ में गया? नहीं, लाल निशान साथ में नहीं गया। लाल निशान तो अपनी जगह पर ऐसा ही कर रहा है, पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऐसा कर रहा है। लेकिन क्या वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हुआ? नहीं, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर नहीं हुआ। इसका मतलब वेव में विदाउट ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल एनर्जी ट्रांसफर होती है। ठीक है, मतलब वेव की अगर आप पूरी डेफिनेशन समझे तो आपको समझ में आ जाएगी। वेव इज अ डिस्टरबेंस विच कैरीज एनर्जी विदाउट ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मतलब वेव एक्चुअल में है क्या? वेव एक डिस्टरबेंस है। वेव करती क्या है? वेव एनर्जी ट्रांसफर करती है। वेव की खास बात क्या है? वो एनर्जी इस तरीके से ट्रांसफर करती है कि पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर नहीं होता है। दैट इज
कॉल्ड वेव। ओके, जैसे मान लीजिए मैंने एक ये रस्सी ऐसी बांध के रखी है और इसमें अब मैंने एक बम्प क्रिएट किया। मान लीजिए वो बम्प यहां पर क्रिएट किया मैंने कुछ इस तरीके से। थोड़ी देर बाद देखेंगे तो ये बम्प मेरे को यहां पर मिलेगा, थोड़ी देर बाद देखूंगा तो ये बम्प यहां पर मिलेगा। ठीक बात है। और ये जाके इससे टकराएगा। ठीक है, ये जाके इससे टकराएगा। ठीक, अगर मान लीजिए अपने पास यहाँ पर कोई एक हल्की सी अपन ने ऐसे घंटी बांधी या कुछ ऐसा पार्टिकल बांध दिया जो साउंड प्रोड्यूस करेगा, तो ये जाके उससे टकराएगा और वहां पर साउंड प्रोड्यूस करेगा। इट शोज दैट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मतलब जब डिस्टरबेंस ट्रेवल करता है तो वो एनर्जी को अपने साथ ले जाता है। अच्छा, दूसरी बात अपने को मालूम है कि P = √2mk होता है। मतलब एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन होता है। जब एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हुई तो डेफिनेटली मोमेंटम भी ट्रांसफर होगा। मतलब वेव की एक और कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे पास आ गई कि वेव कैरीज एनर्जी एंड वेव ट्रांसफर मोमेंटम। ठीक बात है। ये कई बार पूछा गया है भैया वेव की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो वेव एनर्जी ले जाती है और मोमेंटम को ट्रांसफर करती है। बोलो, बात समझ में आई है यहाँ तक कि वेव की ये बेसिक डेफिनेशन है कि वेव अपन किसे कहते हैं। आगे अगर मान लीजिए वेव को अपन कैरेक्टराइज करें, वेव को अपन डिफरेंशिएट करें या बाइफर्केट करें, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेव्स। 2 तरीके की वेव्स होती हैं। ठीक है, अगर टाइप्स लिखेंगे वेव के तो वेव के टाइप्स होते हैं। पहला होता है which require medium to travel। ठीक है। दूसरा होता है which do not require medium to travel, which do not require medium to travel। मीडियम का मतलब क्या हुआ वैसे? मीडियम मतलब एयर, कुछ ना कुछ चीज प्रेजेंट हो, एयर, वाटर, मेटल, एनीथिंग कैन बी मीडियम। और मीडियम नहीं का मतलब क्या हुआ? वैक्यूम। मीडियम नहीं का मतलब हुआ वैक्यूम। एक वेव ऐसी रहेगी जिसमें अपने को मीडियम चाहिए, मतलब एयर चाहिए, वाटर चाहिए, मेटल चाहिए, कुछ भी चाहिए ट्रैवल करने के लिए। मतलब इस बम्प को, इस डिस्टरबेंस को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए। ये पहले प्रकार की वेव। दूसरी वेव जो मीडियम के बिना भी ट्रैवल करती है, जो मीडियम के साथ ट्रैवल करती है, मतलब जिनके लिए मीडियम जरूरी है, उसको अपन बोलते हैं मैकेनिकल वेव। उसको बोलते हैं वैसा मैकेनिकल वेव। और जो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है उनको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इसे EM वेव भी बोला जाता है। इसे EM वेव भी बोला जाता है। ये 12th में आज डिटेल में पढ़ेंगे। 12th वाले बच्चों ने इसमें पढ़ा होगा। ठीक बात है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड साथ में होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसके लिए अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, EM वेव कैन ट्रैवल इन वैक्यूम ऑल्सो, EM वेव कैन ट्रैवल इन वैक्यूम ऑल्सो। ठीक है, मीडियम में तो ट्रैवल कर ही सकती है, लेकिन वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ही देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। EM वेव, सन रेज, सनलाइट, सनलाइट travels from sun to earth, in between there is no medium present, कहीं पर बीच में मीडियम प्रेजेंट नहीं होता है, तो भी सनलाइट अपने सन से लेकर अर्थ पर आ जाती है। इसका मतलब, इसका अगर एग्जाम्पल लिखूं तो मैं लिखूंगा लाइट रेज या लाइट वेव्स, ये EM वेव्स है। ठीक बात है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स, ठीक है, जो कम्युनिकेशन में यूज की जाती है, एग्जाम्पल है इसके। अब मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स जिसके लिए अपने को मीडियम जरूरी है, मीडियम मतलब एयर, एयर इज ऑल्सो मीडियम, ओके, एयर इज ऑल्सो मीडियम। अगर यहां पे देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल अपने पास होता है साउंड वेव, साउंड वेव। ठीक है, अभी जो मैं बोल रहा हूं वो आवाज आपको सुनाई दे रही है, या अपन अगर कमरे में बात करेंगे तो अपने को एक दूसरे की बातें सुनाई देगी, आवाज सुनाई देगी। अगर मान लीजिए किसी ने गाली दी तो तुरंत अपने कान खड़े हो जाएंगे, अच्छा मेरे को गाली दे रहा है। लेकिन अगर यही बात अपन वैक्यूम में बात करेंगे और उस बंदे ने अपने को गाली दी तो वो गाली अपने को सुनाई नहीं देगी और अपने को लगेगा कि अपनी तारीफ कर रहा है। अगर वैक्यूम में दो बंदे बात करेंगे तो उन दोनों की बातें एक दूसरे तक नहीं पहुंचेंगी। क्यों? क्योंकि वैक्यूम में मीडियम नहीं है और साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता है, साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता है। साउंड वेव इज एन एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव्स। दूसरा, ये जो मैंने यहां पर वेव जनरेट किया, मैंने यहां पर एक बम्प जनरेट किया, ठीक बात है, ये मीडियम में जनरेट किया, मीडियम में जनरेट किया मतलब ये स्ट्रिंग हो गई मेरे पास, एक रस्सी हो गई, रस्सी एक मीडियम का काम करती है, ठीक बात है, एक मीडियम का काम करती है। मतलब इसका एक और एग्जांपल मेरे पास आ गया साउंड वेव। साउंड वेव्स के अलावा वेव्स ऑन स्ट्रिंग, वेव्स ऑन स्ट्रिंग, ठीक बात है, वेव्स ऑन स्ट्रिंग। अच्छा साहब, ये दो एग्जाम्पल में समझ में आ गया। अब तीसरा एक और एग्जाम्पल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। बांसुरी बजाते हैं अपन, बांसुरी बजाते हैं, जब अपन बांसुरी में उस होल में जो उसका मेन होल होता है उसमें अगर अपन फूंक मारते हैं तो अपने को एक साउंड मिलता है, अपने को एक साउंड मिलता है, ठीक है। इसका मतलब बांसुरी के अंदर अपने पास एयर प्रेजेंट होता है, एयर प्रेजेंट होता है और उसको बोलते हैं अपन एयर कॉलम, उसको क्या बोलते हैं अपन? एयर कॉलम, ठीक बात है। मतलब बांसुरी में जो वेव प्रोड्यूस की गई है वो मैकेनिकल वेव्स है। क्यों? क्योंकि बांसुरी के अंदर एयर प्रेजेंट होती है और वो जो एयर प्रेजेंट, कॉलम का मतलब होता है लाइक दिस, ऐसा भी बोल सकते हैं अपन कॉलम, तो उसमें बोलते हैं अपन एयर कॉलम। इसका मतलब हुआ वेव प्रोड्यूस्ड इन एयर कॉलम ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल वेव्स। तीसरा अपने पास आ गया वेव्स प्रोड्यूस्ड इन एयर कॉलम, वेव्स इन एयर कॉलम, वेव्स इन एयर कॉलम। इसको अपने यहां पर फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं ऑर्गन पाइप, वेव्स इन ऑर्गन पाइप, ओके। 11th में अपने को इन तीनों की डिटेल में स्टडी करना है। वेव्स ऑन स्ट्रिंग, ओके, वेव्स इन एयर कॉलम एंड वेव्स, साउंड वेव्स,
इन तीनों की डिटेल स्टडी करना है। इसकी स्टडी 12th में जाकर की जाती है। ये तो दो जो प्रकार की वेव्स हैं ये मीडियम के बेसिस पर डिवाइड की गई है, ये मीडियम के बेसिस पर डिवाइड की गई है, ठीक बात है। अच्छा, एक और तरीका है डिवाइड करने का, जिसे अपन मैकेनिकल वेव्स को बोलते हैं, दो में डिवाइड किया गया है ना, लेकिन जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी उसी तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, ध्यान से समझिएगा। यहां पर अब ऐसा सोचिएगा, ये रस्सी को मैंने वहां पर बांध दिया, ठीक है, और इस बार सिर्फ ऐसा झटका नहीं दिया, इस बार ऐसा झटका दिया, ठीक है। तो ये बम पहले ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, ये बम कुछ इस तरीके से गया, ठीक बात है। अब एक पॉइंट, एक पार्टिकल सोचिए, एक पार्टिकल सोचिए या ऐसा सोचिए, वो जो लाल निशान मैंने लगा के रखा है उसकी बात कर रहा हूं। वो लाल निशान पहले ऊपर गया, पहले तो उसकी मीन पोजीशन पे था, उसके बाद वो ऊपर गया, ऊपर के बाद वो नीचे आया, नीचे के बाद ऊपर आया, ऊपर के बाद नीचे आया। लेकिन एनर्जी किस तरफ ट्रांसफर हुई? एनर्जी इस तरफ ट्रांसफर हुई, और पार्टिकल किस तरफ गया? इस तरफ और इस तरफ, ठीक बात है। दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, ये एक प्रकार से हो गया, दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। ये ऊपर गया, ये नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ठीक बात है। और एनर्जी कैरीज किस तरफ हो रही है? इस तरफ हो रही है। यहां पर ही देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, जो एनर्जी यहां पर जा रही है, ठीक है, एनर्जी इस डायरेक्शन में जा रही है। क्यों? यहां पर जाकर टकराएगी, यहां से स्टार्ट हुई है। लेकिन पार्टिकल किस तरफ डिस्प्लेस कर रहा है? इस तरफ डिस्प्लेस कर रहा है। पार्टिकल किस तरफ डिस्प्लेस कर रहा है? इस तरफ। मतलब एनर्जी और पार्टिकल दोनों परपेंडिकुलर है। एनर्जी और पार्टिकल का मतलब क्या हो गया? पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और एनर्जी दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, ठीक है साहब, मान लिया। अच्छा, अब दूसरा प्रकार ऐसा हो गया, ये एनर्जी आगे कैसे बढ़ रही है? ये यहां पे थी, ये एनर्जी यहां पे पहुंची, यहां से यहां पहुंची और जाकर टकराई, टकराने के बाद वापस आएगी, वो छोड़ दीजिए, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, वो बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल एनर्जी ट्रांसफर कैसे हुई, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए दो बंदे किसी रूम में बात कर रहे हैं, एक ने साउंड प्रोड्यूस किया तो दूसरे के कानों तक पहुंचा, ठीक बात है। तो वो कानों तक कैसे पहुंचा? जैसे साउंड प्रोड्यूस किया, एंड वी नो दैट साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे साउंड प्रोड्यूस किया, यहां मेरे जस्ट मुंह के पास वाला पार्टिकल डिस्टर्ब हो गया अपनी जगह से, अपनी जगह से डिस्टर्ब हुआ। डिस्टर्ब हुआ तो मूव करेगा, मतलब वायु इधर उधर करेगा। वो क्या किया? आगे गया, आगे गया तो आगे वाले पार्टिकल को उसने धक्का मारा, उसने उसके आगे वाले को मारा, उसने उसके आगे वाले को मारा, ठीक बात है। इस तरीके से ये एनर्जी इस जगह से लेके उस जगह तक पहुंच गई। अब इसमें एक्चुअल में हुआ क्या? ये दो पार्टिकल बने, ये आया, यहां से इसने टक्कर मारी, टक्कर मारी और टक्कर मारने के पास ये पास पास हो गया। अब इसके आगे वाले ने इसको टक्कर मारी, टक्कर मारने के बाद ये वापिस आया, ये वापिस आया, ठीक बात है। फिर टक्कर हुई, फिर इसने इसके अगले को मारा, उसने अगले को मारा। तो इस केस में ये जो पार्टिकल है ये ऐसे हो गए, जब ये इधर गया ये इधर हो गया, ये यहां पे आ गए, ऐसे हो गए, ऐसे हो गए, ऐसे हो गए। और एनर्जी किस डायरेक्शन में जा रही है? एनर्जी भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। मतलब एक केस हो गया कि एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर। दूसरा हो गया एनर्जी की डायरेक्शन में ही पार्टिकल डिस्प्लेस करता है, जैसे साउंड के केस में करता है। यहां पर परपेंडिकुलर कर रहा है, साउंड के केस में ऐसे ऐसे कर रहा है और एनर्जी भी ऐसी जा रही है,
ठीक बात है। अब ये ऐसे ऐसे हो रहा है, इसका मतलब ये वाइब्रेट कर रहा है। ये ऐसे ऐसे हो रहा है मतलब वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेशंस बोलते हैं, जिसे ऑसिलेशंस भी बोला जा सकता है। मतलब एक केस हो गया कि एनर्जी और वाइब्रेशंस परपेंडिकुलर है, और एक केस हो गया एनर्जी और वाइब्रेशन सेम डायरेक्शन में है। तो ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल, वेव फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, और दो पार्ट में डिवाइड कर दी गई है ना, ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन। पहला तो मीडियम के बेसिस पर डिवाइड की गई, फिर ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन। किसका वाइब्रेशन? वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। पहली वेव हो गई ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स वेव, ठीक बात है। दूसरी हो गई लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स अपने को मालूम है, ट्रांसवर्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर। लॉन्गिट्यूडनल क्लियर है, दूसरा टाइप लॉन्गिट्यूडनल होगा। ट्रांसवर्स मतलब एनर्जी प्रोपोगेशन एंड वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल आर परपेंडिकुलर। एनर्जी प्रोपोगेशन एंड वाइब्रेशंस आर परपेंडिकुलर। जैसे मान लेते हैं एनर्जी इस डायरेक्शन में गई, एनर्जी इस डायरेक्शन में गई, तो पार्टिकल ऐसा वाइब्रेट करेगा, पार्टिकल ऐसा वाइब्रेट करेगा, 90 डिग्री पर वाइब्रेट करेगा, तो इसको बोलते हैं अपन ट्रांसवर्स वेव, है ना। बोथ आर परपेंडिकुलर। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में कैसा करेगा, एनर्जी इसी डायरेक्शन, मान लीजिए एनर्जी इस डायरेक्शन में गई, एनर्जी इस डायरेक्शन में गई, तो ये पार्टिकल इधर जाएगा, ये पार्टिकल इधर जाएगा, ये पार्टिकल इधर जाएगा, ये पार्टिकल इधर जाएगा, ऐसे जाएगा। पार्टिकल पास पास आएंगे, पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, लेकिन एनर्जी की डायरेक्शन में ही वाइब्रेट करेंगे। ओके, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में होता है। इसको लिख भी सकते हैं अपन, एनर्जी प्रोपोगेशन एंड वाइब्रेशंस आर परपेंडिकुलर। एनर्जी प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन का मतलब है आगे बढ़ना, एनर्जी प्रोपोगेशन, एनर्जी प्रोपोगेशन एंड वाइब्रेशन, पूरा नहीं लिख रहा हूं, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऐसा लिखा जाता है। एनर्जी प्रोपोगेशन एंड वाइब्रेशन, यहां पर आके आएगा, ऐसा मान लीजिए, ये लिख देता हूं वाइब्रेशन। Vibrations are perpendicular, perpendicular। यहां पर अपन लिख सकते हैं एनर्जी प्रोपोगेशन एंड वाइब्रेशन इन द सेम डायरेक्शन, या फिर ऐसा लिख सकते हैं वाइब्रेशन, वाइब्रेशंस आर along the direction, along the direction of energy propagation, energy propagation। propagation का मतलब है आगे बढ़ना, propagation का मतलब है आगे बढ़ना, ठीक बात है। अब ये वाली वेव कौन सी हो गई भाई साहब? ये वाली वेव हो गई ट्रांसवर्स वेव। और साउंड वेव कौन सी हो गई? साउंड वेव हो गई लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। मतलब यहां पे अगर अपन बोलेंगे, इसका एग्जांपल ले लें अपन, तो ये हो जाएगा मेरे पास साउंड, साउंड वेव्स इन एयर, साउंड वेव्स इन एयर। और इसको क्या बोलते हैं यहां पर? अच्छा, गिटार बजा रहे हैं अपन, अगर अपन गिटार बजा रहे हैं, मान लीजिए गिटार बजा रहे हैं, तो जो तार है वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, और जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होगा,
जो एनर्जी ट्रांसफर होगी वो वायर के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे पर ट्रांसफर होगी। एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे पर ट्रांसफर होगी, मतलब वो ट्रांसवर्स वेव होगी। तो वायर को भी स्ट्रिंग बोल दिया जाए। तो यहां पर इसका एग्जाम्पल क्या मिल गया वैसे मेरे को? इसका एग्जाम्पल मिल गया मेरे को वेव प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रिंग। वेव produced in string, any kind of string। रस्सी में बोल दें तो भी चलेगा, रस्सी में बोल दें तो भी चलेगा, गिटार में बोल दें तो भी चलेगा। वेव्स इन अ स्ट्रिंग, ये इसका एग्जांपल हो गया। अब बात आती है ईएम वेव्स की। अब ईएम वेव्स में क्या होता है? अब ईएम वेव्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे देता हूं। हालांकि अपने को इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है, अपने को डिटेल में पढ़ना है वेव प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रिंग, साउंड वेव्स और एयर कॉलम वेव्स। ठीक बात है, एयर कॉलम वेव्स। अब एयर कॉलम है, बांसुरी में आप फूंक मार रहे हो और उससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब एयर कॉलम में कैसी वेव प्रोड्यूस होंगी? लॉन्गिट्यूडनल। कैसी वेव प्रोड्यूस होंगी? लॉन्गिट्यूडनल। अब ईएम वेव्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है ईएम वेव्स के बारे में। यहां पे लिख देता हूं, ऐसा जगह है इसलिए ध्यान से समझिएगा। ईएम वेव्स में आपने सुना होगा, 11th वालों के लिए बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इनफैक्ट 3 मेजर फील्ड्स होती हैं। एक होती है ग्रेविटेशनल फील्ड जो आप पढ़ चुके हैं, एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप 12th में पढ़ेंगे, एक और होती है मैग्नेटिक फील्ड जो आप 12th में पढ़ेंगे। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपने 10th में थोड़ा सा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ा हुआ है। तो मैं यहां पर बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की। जब किसी वेव के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों प्रेजेंट होते हैं तो उसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोपोगेट होती है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ, तो आपको समझ में आ जाएगा। आप एक हाथ को ऐसे रख लीजिए, एक हाथ को ऐसे रख लीजिए, ठीक बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस ऐसे ऐसे होंगे, मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस ऐसे ऐसे होंगे, ये ऐसे ऐसे दोनों वाइब्रेशंस, और वेव ऐसे आगे बढ़ेगी। मतलब कैसे बढ़ेगी भाई साहब? ऐसे मान लीजिए आप, ऐसे 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 ऐसे, ये वेव इस तरीके से आगे बढ़ेगी। मतलब यहां पर अगर अपन फिगर बनाए तो ऐसा बोला जाता है जैसे ये वेव प्रोपोगेशन, मतलब एनर्जी इस तरफ प्रोपोगेट हो रही है, एनर्जी इस तरफ प्रोपोगेट हो रही है, ठीक बात है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा वाइब्रेट करेगा, ऐसा वाइब्रेट करेगा, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करेगा। और थोड़ा सा अच्छे से बना दें तो ये मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो गया यहाँ पर, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा, ठीक है। ये वर्टिकल में होगा वाइब्रेशंस और ये हॉरिजॉन्टल में वाइब्रेशंस हो गए। इस तरीके से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट करती है। इनके अलावा एक और प्रकार की वेव होती है, ठीक बात है, जिसके बारे में आप 12th में पढ़ोगे। मैं बार बार कह रहा हूं, अपने को ये वाली वेव और वेव इन एयर कॉलम पढ़ना है। एक और वेव्स होती है जो इनके बेसिस पर डिफाइन नहीं की गई है, दैट इज कॉल्ड मैटर वेव्स। मैटर वेव्स, ओके, मैटर वेव्स। अब ये किसे बोलते हैं भाई साहब? इसको इन्वेंट किया था डी ब्रोगली, वैज्ञानिक डी ब्रोगली ने। डी ब्रोगली ने बोला कोई भी पार्टिकल अगर ट्रैवल करता है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है। एसोसिएट मतलब अटैच्ड होती है, उसके साथ चिपकी हुई होती है। डी ब्रोगली ने बोला अगर कोई पार्टिकल ट्रैवल करता है
तो उसके साथ एक वेव अटैच होती है और उस वेव को बोलते हैं मैटर वेव्स, क्योंकि पार्टिकल एक मैटर है इसलिए। इसमें आगे भी ब्रोगली ने बोला कि पार्टिकल या वेव दो नेचर के होते हैं, एक को बोलते हैं पार्टिकल नेचर, एक को बोलते हैं वेव नेचर। जब ये दोनों चीजें उन्होंने फाइंड कर ली तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि अगर पार्टिकल ट्रैवल करेगा तो उसके साथ एक वेव अटैच होगी और उस वेव को बोला जाएगा मैटर वेव्स। ठीक बात है ना? तो सिंपल वे में अपन इसको लिख सकते हैं वेव एसोसिएटेड विथ particle. Wave associated with particle is called matter waves. Is called matter waves. ये मैंने आपको दिया जनरल आइडिया वेव्स के बारे में। ठीक बात है। जैसा मैं आपसे कहता हूं कि फिजिक्स में क्वांटिटीज को तीन तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं या तीन तरीके से बताया जाता है। एक होता है उसकी डेफिनेशन, दूसरा होता है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तीसरा होता है उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला या उसकी इक्वेशन। जैसे अपन ने रिसेंट जो चैप्टर पढ़ा दैट इज एसएचएम। एसएचएम में अपन ने क्या देखा था? एसएचएम में देखा था उसका ग्राफ, ठीक बात है, उसका डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? डेफिनेशन, मीन पोजीशन से जितना वो सरकेगा वो डिस्प्लेसमेंट। तीसरा उसका मैथमेटिकल इक्वेशन भी लिखा था दैट इज y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। तीन तरीके से रिप्रेजेंट किया था। यहां पर वेव के केस में भी अपन वही बात करते हैं। ये पहला आइडिया दिया मैंने आपको, वेव्स किसे कहते हैं, वेव्स करती क्या है और वेव्स कितने टाइप की होती है। जनरल इक्वेशन ऑफ वेव, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव। ठीक है सर। अब जनरल इक्वेशन ऑफ वेव में तो ध्यान रखिएगा y, ओके, y equals to function of x and t, y is equal to function of x and t। y क्या है बच्चा? y है डिस्प्लेसमेंट, x क्या है? डिस्टेंस, t क्या है? टाइम। आपको मालूम है, जनरल आइडिया देता हूं। अगर मान लीजिए मैंने लिखा y is equal to f of x, इसका मतलब क्या हो गया भाई? इसका मतलब हो गया कि ये जो फंक्शन है वो x का है, मतलब y is equal to मैं लिख सकता हूं sin x। ठीक बात। लेकिन मेरे पास वेव के लिए कैसा फंक्शन होना चाहिए जिसमें x भी होना चाहिए और t भी होना चाहिए। पहली कंडीशन, ठीक है ना? इक्वेशन ऐसी होना चाहिए जिसमें x भी हो और t भी हो। ये क्यों होना है भैया? ऐसा क्यों होना चाहिए? तो लॉजिक समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। लॉजिक समझिए, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि यहां पर मैंने एक स्ट्रिंग ली है और इस स्ट्रिंग में एक बम प्रोड्यूस किया है ऐसा, ठीक है। ये बम थोड़ा सा आगे बढ़ा है, ये बम और थोड़ा सा आगे बढ़ा है, ऐसे करके जा रहा है। चलो सर, ठीक है। ये टाइम के साथ साथ आगे बढ़ रहा है, अगर मान लीजिए ऐसा मान लेते हैं, जनरल वे में समझा रहा हूं, समझ में आ जाएगा, कोई खास बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मान लेते हैं बम यहां से प्रोड्यूस हुआ और यहां पर वो 5 सेकेंड में पहुंच गया। बम यहां से प्रोड्यूस हुआ और 5 सेकेंड में पहुंच गया। ये डायरेक्शन ध्यान से समझिएगा, इधर इसके लिए बात करने, ये डायरेक्शन मेरे पास x हो गई और ये डायरेक्शन मेरे पास y हो गई। ये पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये एनर्जी का डिस्टेंस हो गया।
ये एनर्जी का डिस्टेंस हो गया, ये पार्टिकल का डिस्टेंस नहीं है। पार्टिकल वाई डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। अब ये वाई किस किस पर डिपेंड करता है भाई साहब? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन, सोचना जरा, ये किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? ये वेलोसिटी और टाइम की, डिस्टेंस और टाइम पर तो डिपेंड करेगा। हाँ साहब, मैं बोलता हूं, ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैंने पूछा कि ये वाला पार्टिकल, ठीक बात है, ये वाला पार्टिकल कितने समय के बाद वाइब्रेट होगा? हाँ साहब, समय आ गया। या मैं बोलूं, क्या ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल एक ही समय पर वाइब्रेट होगा? तो आप क्या जवाब दोगे? नहीं सर, ये वाला पार्टिकल पहले वाइब्रेट होगा, ये वाला पार्टिकल बाद में वाइब्रेट होगा। ये वाला पार्टिकल 2 सेकंड पे वाइब्रेट होगा, ये वाला पार्टिकल 3 सेकंड पे वाइब्रेट होगा। किस पे डिपेंड कर रहा है भैया? वाइब्रेशन का मतलब क्या हो गया? या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आई? किस पे डिपेंड कर रहा है भाई साहब? टाइम पर। अपन ने बोला ये 2 पर वाइब्रेट करेगा, 2 सेकंड पर वाइब्रेट करेगा, ये 3 सेकंड पर वाइब्रेट करेगा, मतलब टाइम पर डिपेंड कर रहा है। दूसरा, अगर मैं ऐसा मान लूं, यहां से लेके यहां तक की लेंथ उसकी 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर है, ठीक है वैसे, ठीक, 100 सेंटीमीटर है। अब मैं पूछूं भाई साहब, 25 सेंटीमीटर वाला पार्टिकल कब वाइब्रेट करेगा? तो आप बोलोगे साहब 2 सेकंड पे वाइब्रेट करेगा, क्योंकि एनर्जी वहां से लेके वहां तक 2 सेकंड में पहुंच गई, ठीक है। अब मैं बोलूं भाई साहब आपसे 25 सेंटीमीटर वाला तो 2 सेकंड में कर रहा है, मान लिया मैंने, ठीक है। 75 सेंटीमीटर वाला कब करेगा? तो आप बोलोगे 75 सेंटीमीटर वाला सर इतने समय के बाद करेगा, मतलब डिस्टेंस के पार्टिकल भी आ गए, डिस्टेंस भी आ गया। अगर मैं आपसे बोलूं कि 25 सेंटीमीटर वाला 3 सेकंड के बाद किस पोजीशन पे होगा, तो भी आप निकाल सकते हो ऐसा। 25 सेंटीमीटर वाला 3 सेकंड पर कहां पर होगा, तो आप बता सकते हो साहब कि 25 सेंटीमीटर वाला 3 सेकंड के बाद ये यहां से मैक्सिमम पे पहुंचा है और नीचे आ रहा है, तो यहां से ये 1 सेंटीमीटर पर होगा। कहने का मतलब ये कि ये जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल है, ये 2 चीजों पर डिपेंड करता है। किस किस चीजों पर डिपेंड करता है? एक डिपेंड करता है x पर, एक डिपेंड करता है t पर। इसका मतलब अगर मैंने y की इक्वेशन कोई बनाई तो उसमें x भी होना चाहिए और उसमें t भी होना चाहिए। मतलब वेव उस फंक्शन से रिप्रेजेंट करती है जिसमें x और t दोनों होते हैं, x और t दोनों होते हैं। बात आई समझ में? x और t दोनों होते हैं। y is equal to f of x and t, ये पहली कंडीशन, इसको बोलते हैं अपन वेव फंक्शन, इसको बोलते हैं अपन वेव फंक्शन, ठीक बात है। ये पहली कंडीशन हो गई भाई साहब आपके पास, क्या कि वेव रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास ऐसा फंक्शन होना चाहिए जिसमें x और t होना चाहिए, ठीक है भाई साहब। ये समझ में आ गया ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट x और t दोनों पर डिपेंड करता है। चलो ठीक है, इसे बोलते हैं वेव फंक्शन। लेकिन दूसरी कंडीशन इसकी और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरी कंडीशन इसकी और ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
जो अपने को चेक करना पड़ती है। ध्यान दीजिएगा, y has a definite value, y has a definite value for